Hello students, myself Atul Kumar and I welcome you all to our YouTube channel लीगल वाणी। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि इस लेक्चर सीरीज में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज अप टू सेक्शन 75। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट देखा था और काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट डिस्कस किया था। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग प्रपोजल डिस्कस करेंगे, व्हाट इज प्रपोजल और व्हाट इज ऑफर। इंडियन लॉ में द वर्ड प्रपोजल हैज़ बीन यूज्ड, इंग्लिश लॉ में प्रपोजल को ही ऑफर कहा जाता है। सिमिलर टर्म है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे प्रपोजल की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रपोजल दैट इज ऑफर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा था कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 2H में दी गई है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस is an agreement. That means to form an agreement there must be a promise. प्रोमिस का होना जरूरी है। और प्रोमिस कैसे फॉर्म किया जाएगा, प्रोमिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सेक्शन 2B में दिया हुआ है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. That means एक प्रपोजल है, जब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा तब प्रोमिस बनेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास एक प्रपोजल होना चाहिए। विदाउट ए प्रपोजल देयर कांट बी एन एक्सेप्टेंस, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये एक चेन है, एक सीरीज है, एक चेन है जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले प्रपोजल आएगा, ठीक, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा वो एग्रीमेंट बन जाएगा। दैट मीन्स वो एक प्रोमिस होगा, और वो प्रोमिस, एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। ठीक, फिर हम सेक्शन 10 की कंडीशंस चेक करेंगे। अगर ये एग्रीमेंट सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी करता है देन दैट एग्रीमेंट विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है प्रपोजल की। इट इज ए फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है सेक्शन 2A में दी गई है। अच्छा, इससे पहले आप एक समझिए, इंग्लैंड में इसको ऑफर कहा जाता है, इंडिया में प्रपोजल। क्या है एक ऑफर? मीन्स आप अपनी कोई चीज़ सेल करने के लिए ऑफर देते हैं किसी को कि मैं अपना एक पेन 10 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो क्या आप लेंगे इस पेन को? तो जब आप किसी से पूछेंगे कि मैं आपको ये पेन 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो इट इज़ एन ऑफर। जैसे ही वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है वो एग्रीमेंट बन जाता है और एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक ऑफर देना किसी को कि क्या आप ये चीज़ खरीदेंगे या क्या आप मेरे लिए ये चीज़ करेंगे, इस तरह का ऑफर प्रपोजल होता है। देखिए, अब सेक्शन 2A क्या कहता है आइए देखते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, ये एक विलिंगनेस मतलब आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसकी एक इच्छा है। मीन्स आप अपना पेन बेचना चाहते हैं, तो इस तरह की एक इच्छा है, इस तरह की विलिंगनेस टू डू और एक्सटेंड
abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person. अब जिस अदर पर्सन को अपनी ये विलिंगनेस बता रहे हैं, इस उद्देश्य से बता रहे हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, मतलब अगर आप अपना पेन किसी को बेचना चाह रहे हैं तो इस पर्पस से आप पूछ रहे हैं कि वो इस पेन को लेने के लिए एक्सेप्टेंस दे, अपनी हामी भरे। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ जब आप अपनी विलिंगनेस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। ठीक है, फिर से देखते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. मीन्स आपने ऑफर दिया है, आप कुछ खरीदने का भी ऑफर दे सकते हैं कि मैं आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी देंगे? तो इस तरह के ऑफर प्रपोजल कहलाते हैं। ठीक है, आप किसी को जॉब का ऑफर भी दे सकते हैं कि आप मेरे घर आइए और होम ट्यूशन पढ़ाइए बच्चों को, तो उस तरह का ऑफर भी हो सकता है। और जैसे ही पार्टी जिसको आपने ऑफर दिया है वो एक्सेप्ट करेगा, ये ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ ही एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, ठीक। तो अब अगर इस डेफिनेशंस को हम ब्रेक करके पढ़ें तो इसके 4 इंग्रेडिएंट बनते हैं। एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, मतलब एक पार्टी प्रपोजल बनाएगी, प्रपोज करेगी एक पार्टी, ठीक है, ऑफर देगी, और सेकंड पार्टी एक एक्सेप्ट करने के लिए पार्टी, सेकंड पार्टी होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। सिग्निफाइज दैट मीन्स कम्युनिकेशन। आपका जो विलिंगनेस है, आपकी जो इच्छा है, उसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप अपना पेन बेचना चाहते हैं और बस अपने आप मन में रख रहे हैं, आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रपोजल नहीं होगा। ठीक है, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। आप कुछ करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करने के लिए भी कुछ ऑफर, और कुछ ना करने के लिए भी। ठीक है, आप एक जैसे कि होता है 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जो पार्टनर जा रहा है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर। ये एक सोल क्राइटेरिया है टू डिसाइड वेदर इट इज ए प्रपोजल और इट इज एन इन्विटेशन टू प्रपोजल। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मतलब आप जब भी कुछ अपना इच्छा या अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहे हैं दूसरे को, तो आपका उद्देश्य, आपका पर्पस ये होना चाहिए कि हमें उसका एक्सेप्टेंस चाहिए, उसकी एसेंट चाहिए कि वो इस प्रपोजल के लिए हामी भरे। इस उद्देश्य से आप अगर कम्युनिकेट करते हैं तभी वो प्रपोजल होगा। ठीक है, आइए इन सब इंग्रेडिएंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। 2 पर्सन्स, जैसा कि मैंने कहा 2 पर्सन होना जरूरी है। एक प्रपोजर होगा जो कि प्रपोज करेगा, ऑफर बनाएगा, एंड द सेकंड पर्सन एक्सेप्टर हु एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है, 2 पर्सन होने चाहिए। दोनों पर्सन नेचुरल पर्सन हो सकते हैं या लीगल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल पर्सन जैसे कि ह्यूमन बीइंग, लीगल पर्सन जैसे कि कंपनी। ठीक है, कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं, बट एक पार्टनरशिप इज नॉट ए लीगल पर्सन। तो पार्टनरशिप अपने आप से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, हाँ उसके पार्टनर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी से। ठीक है, कम्युनिकेशन सेकंड इंग्रेडिएंट है प्रपोजल का, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के बिना कोई प्रपोजल नहीं हो सकता है। आपको अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट करनी होगी टू अदर पार्टी। विदाउट कम्युनिकेशन देयर कांट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? आप किसी के नोटिस में बात लाना चाहते हैं, मतलब उसको उस बात का ज्ञान देना चाहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि मैं अपना पेन 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, या मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूँ। इस तरह की जो भी आपकी विलिंगनेस है
टू मेक दैट विलिंगनेस इनटू हिज नॉलेज। ठीक है, यही कम्युनिकेशन होता है। जब उसकी नॉलेज में बात आ जाएगी, दैट मीन्स यू कम्युनिकेट दैट पर्टिकुलर थिंग टू टू दैट पर्सन। ठीक है, और कम्युनिकेशन बनाया कैसे जाएगा, हाउ यू कैन मेक ए कम्युनिकेशन। ठीक है, हाउ यू कम्युनिकेट योर प्रपोजल टू अदर, ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सेक्शन 3 बताता है कि किस तरह से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। कम्युनिकेशन आप बाय वर्ड्स स्पीकिंग भी हो सकते हैं, और रिटन वर्ड भी हो सकते हैं, और यू कैन मेक ए प्रपोजल बाय कंडक्ट एज वेल। ठीक है, आइए देखते हैं पहले सेक्शन 3 क्या कहते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टीज proposing by which he intends to communicate such proposal or which has effect of communicating it। ठीक है, अब कोई एक्ट या ओमिशन करते हैं जिसके थ्रू ये इफेक्ट होता है कि आपका प्रपोजल कम्युनिकेट हो जाए, या इस उद्देश्य से करते हैं कि आपका प्रपोजल कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, प्रपोजल एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर आपने बाय वर्ड्स किया है, बाय वर्ड्स कैसे, स्पीकिंग वर्ड भी हो सकते हैं, मतलब आप बोल के भी कर सकते हैं, और राइटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग और बाय स्पीकिंग, तो इन दोनों केसेस में आपका जो प्रपोजल होगा वो एक्सप्रेस होगा, आपने एक्सप्रेसली वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है अपने व्यूज़ को। ठीक है, इम्प्लाइड कब होगा, जब आप कंडक्ट से करते हैं। मीन्स आप एक बस में चढ़ गए और बैठ गए सीट पे, तो आपने एक प्रपोजल दिया है कि मैं बस में बैठूंगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाऊंगा और उसका प्राइस दूंगा, और जो कंडक्टर है उसने वो एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सब इम्प्लाइड हुआ है, आपकी तरफ से कोई वर्ड्स नहीं बोले गए, ना ही दूसरी साइड से कोई वर्ड्स बोले गए। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड होते हैं। सेक्शन 9 इस तरह के प्रोविजन के लिए कहता भी है। आइए सेक्शन 9 रीड कर लेते हैं। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। मीन्स आप कंडक्ट से, आप इशारे से एक चाय की टपरी पे जाके बैठते हैं, इशारे से चाय मंगाते हैं, चाय पीते हैं, तो प्राइस को लेके तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ ना, लेकिन एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उस चाय का जितना भी पैसा होगा वो पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के ऑफर इम्प्लाइड होते हैं जो आप कंडक्ट से शो करते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, द सेकंड थिंग इज द कम्युनिकेशन मस्ट बी ए कंप्लीट कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है, मैंने बताया था, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जिस भी चीज़ का आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, टू मेक दैट थिंग इनटू द नोटिस ऑफ दैट अदर पर्सन। जब उसके नोटिस में आ जाएगी, जब उसकी नॉलेज में वो बात आ जाएगी, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। जब उसकी नॉलेज में वो बात आ जाएगी, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन का कंप्लीट होना जरूरी क्यों है, प्रपोजल का कम्युनिकेशन, मतलब प्रपोजल का कम्युनिकेशन एक कंप्लीट कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रपोजल का ही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है कि ऑफर क्या है, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे। मतलब एक पार्टी को प्रपोजल किया गया, बट उसको अभी पता ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हुआ है कम्युनिकेशन, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा ना उसको। और एक्सेप्ट करेगा भी तो क्या करेगा जब उसके पास नॉलेज ही नहीं है प्रपोजल की। ठीक है, ऐसा ही एक केस हुआ था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या हुआ, जो गौरी दत्त हैं, इनका नेफ्यू, इनका भतीजा मिसिंग था, मतलब मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने इनके घर पे काम करते थे लालमन शुक्ला, मुनीम थे, इनको भेजा कि जाओ बच्चे को ढूंढ के लाओ। जब लालमन शुक्ला बच्चे को ढूंढ रहे थे, तभी गौरी दत्त ने एक एडवर्टीजमेंट दिया, एक ओपन ऑफर या प्रपोजल दिया कि जो भी बच्चे को लाएगा उसको 500 RS देंगे,
500 रुपीज़ का एक इनाम या रिवार्ड्स इन्होंने बोला देने के लिए कि जो भी ढूंढ के लाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको हम ये 500 रुपीज़ का रिवार्ड्स देंगे। ठीक है, बट लालबन शुक्ला को इस ऑफर के बारे में नहीं पता था। लालबन शुक्ला बच्चे को ढूंढ के लाए घर पे, और जब वो ले आए तब उन्होंने वो 500 रुपीज़ के रिवार्ड्स के बारे में सुना और उसको क्लेम किया, और गौरी दत्त ने वो देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। तब उस केस में लालबन शुक्ला कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा कि जब आपको प्रपोजल की नॉलेज ही नहीं थी, जब आप बच्चे को ढूंढ रहे थे, ढूंढ के लाए, आपको नॉलेज ही नहीं थी कि बच्चा, मतलब ये रिवॉर्ड अनाउंस भी किया गया, इस तरह का कोई प्रपोजल भी है, तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना। ठीक है, तो इसीलिए प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब लालबन शुक्ला को यहाँ पे पता होना चाहिए था कि इस तरह का कोई प्रपोजल है, तभी वो एक्सेप्ट कर पाते और उसी केस में एग्रीमेंट बन पाता। ठीक है, इसी तरह का एक क्रॉस ऑफर होता है। क्रॉस ऑफर क्या होता है? अगर आपको पता नहीं है, मतलब दो पार्टीज हैं ए एंड बी, ठीक है, ए ने कोई ऑफर दिया, एक सिमिलर ऑफर ए ने दिया, और बी को पता नहीं है अभी उस ऑफर के बारे में क्योंकि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, और सेम ऑफर सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बी ने भी दिया ए को। ठीक है, तो उस केस में दोनों को प्रपोजल की नॉलेज नहीं थी, तो एक्सेप्टेंस तो किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बनता है, और इस तरह के ऑफर्स को क्रॉस ऑफर बोला जाता है। मतलब ए ने जो ऑफर दिया और बी ने जो ऑफर दिया, एक दूसरे ऑफर के वो क्रॉस ऑफर थे। ठीक है, तो और क्रॉस ऑफर केस में एक्सेप्टेंस कब होगी? जब इनमें से कोई भी एक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। मान लिया बी के ऑफर को ए ने एक्सेप्ट कर लिया या ए के ऑफर को बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में एग्रीमेंट बन जाएगा। और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो एक क्रॉस ऑफर है, क्रॉस ऑफर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो क्रॉस ऑफर होते क्या है, आइए पढ़ते हैं। व्हेन द ऑफर्स मेड बाय टू पर्सन्स टू ईच अदर कंटेनिंग सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेन क्रॉसेस ईच अदर इन पोस्ट, दे आर नोन एज क्रॉस ऑफर। इस पे एक केस भी है, टिन वर्सेस हॉफमैन। इसमें सेम यही हुआ था। ए रोट टू बी इंडिकेटिंग हिज विलिंगनेस टू सेल 100 टन्स ऑफ आयरन एट 69 सीलिंग्स पर टन। ठीक है, 69 सीलिंग पर टन पे 800 टन आयरन खरीदने के लिए, सेल करने के लिए ए ने एक लेटर लिखा बी के लिए। वो लेटर पोस्ट में था। ठीक है, पोस्ट से 2 या 3 दिन लगते होंगे पहुंचने में। ठीक है, और उसी टाइम के बीच में बी ने भी सेम लेटर लिखा कि मैं 800 टन आयरन खरीदना चाहता हूं एट 69 सीलिंग पर टन। ए के पास लेटर पोस्ट किया, दोनों के लेटर पोस्ट ऑफिस में क्रॉस किए, दोनों को ऑफर की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो उस केस में वो क्रॉस ऑफर थे, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो एग्रीमेंट नहीं बना। ठीक है, none of the offer has been accepted, so there was no contract. अब क्रॉस ऑफर में एग्रीमेंट कब क्रिएट हो सकता है? जब इनमें से कोई भी एक उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तभी एग्रीमेंट होगा। मींस एक्सेप्टेंस किसी एक पर्टिकुलर प्रपोजल के रेफरेंस में होनी चाहिए। आपने सेम टर्म्स के साथ प्रपोजल दिया ए पार्टी ने, बी ने भी सेम टर्म के साथ प्रपोजल दिया, बट वो जो बी का लेटर है, बी ने जो लेटर पोस्ट किया वो ए के लेटर के रेफरेंस में नहीं था। अगर वो ए के लेटर के रेफरेंस में होता कि आपने 800 टन आयरन बेचने की बात कही थी, मैं इस रेफरेंस में लिख रहा हूँ, मैं 69 सीलिंग में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तब उसके रेफरेंस में होता, तब वो एक्सेप्टेंस होता। उसको नॉलेज ही नहीं थी, बी को, दूसरी पार्टी को नॉलेज नहीं थी, तो उस केस में एग्रीमेंट अराउज नहीं होता है। थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है? इट इज ए विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, अब इस केस में मैंने बताया था क्या हो सकता है कि एग्रीमेंट कोई चीज़ करने के लिए भी हो सकता है। आप जॉब ऑफर कर रहे हैं, या आप कोई सामान बेचना चाहते हैं, या कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, तो उस तरह के लिए भी विलिंगनेस टू डू हो सकता है। ठीक है, या विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग,
इस केस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि अगर पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर अपनी शेयर दूसरे पार्टनर को बेच के जा रहा है आउट ऑफ द फर्म, तो उस केस में आप आउटगोइंग पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप सिमिलर बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम आप नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नॉट टू डू सिमिलर बिजनेस। या आप किसी को जॉब ऑफर कर सकते हैं, एक कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि आप जब हमारे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आप उस टाइम पीरियड में किसी और के पास जॉब नहीं करेंगे। तो इस तरह के नॉट टू डू समथिंग मीन्स ए निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म किया जा सकता है। तो एक निगेटिव ऑफर होगा, एक निगेटिव ऑब्लिगेशन होगा कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो ये निगेटिव टर्म भी प्रपोजल में हो सकते हैं। ठीक है, object behind making the proposal is to obtain the assent of that other person। मैंने बताया था ये सोल टेस्ट है, टू डिसाइड वेदर इट इज एन ऑफर और इट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। मतलब जब आप प्रपोजल बना रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। आप प्रपोजल एक ऑफर दे रहे हैं किसी को, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आप जिस पर्सन को ऑफर दे रहे हैं उसकी हमें एसेंट चाहिए। ठीक है, तो उस एसेंट को रिसीव करना ही आपका सोल पर्पस होगा, तभी वो ऑफर होगा। ठीक है, देखो, दिस इज द सोल टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग विलिंगनेस इज ए प्रपोजल और नॉट। मतलब आपका विलिंगनेस जो भी है, अगर आप विलिंगनेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस उद्देश्य से करें, जिस पार्टी को हमने अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट की है वो उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, अगर सिर्फ आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, या सॉरी उससे उससे इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि आप उससे एडवाइस लें, या सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप उससे पूछ रहे हैं कि ये मेरी गाड़ी है, इसको मैं 1 लाख रुपए में बेच दूं, कैसा रहेगा। ठीक है, तो उस केस में आप सिर्फ उससे एडवाइस चाह रहे हैं। ठीक है, या उसको भी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं इस गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन या एडवाइस प्रपोजल नहीं होगा, ऑफर नहीं होगा। आप इस तरह से भाव आना चाहिए प्रपोजल का कि मैं अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसको खरीदेंगे। अगर इस तरह का भाव है, मतलब इस तरह का उद्देश्य है, तब वो प्रपोजल होगा, उसी केस में वो ऑफर कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपका उद्देश्य सिर्फ टू सप्लाई इंफॉर्मेशन है या टू गेट एडवाइस, मतलब आप उससे एडवाइस लेना चाहते हैं अपोजिट पार्टी से, इसलिए उसको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो उस केस में ये प्रपोजल नहीं होगा। ठीक है, वो एक इनविटेशन टू एन ऑफर हो सकता है, बट दैट कांट बी एन ऑफर। ठीक, तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट थे प्रपोजल के। अब देखते हैं कि प्रपोजल और इनविटेशन टू ऑफर ये किस तरह से डिफर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को ऑफर नहीं बताते हो, मतलब ऑफर नहीं बनाते हो, उसे ऑफर नहीं देते हो, बस उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, या उससे एडवाइस लेना चाहते हो, या उसको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। ठीक है, आप जैसे कि आपने अपनी गाड़ी बेचने की इच्छा बता दी कि मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन ऑफर नहीं दिया अभी, उस पर्टिकुलर बंदे को ऑफर नहीं दिया है, आप उससे एडवाइस लेना चाहते हैं कि किस प्राइस में बेचूं। ठीक है, तो वो भी जो कॉन्वर्सेशन होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, समटाइम्स ए पर्सन मे नॉट ऑफर टू सेल हिज गुड्स बट मेक सम स्टेटमेंट और गिव सम इंफॉर्मेशन with a view to inviting others to make offers on that basis। ठीक है, तो आप इनविटेशन टू ऑफर में क्या करते हैं, आप कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये एक्सपेक्ट करते हैं अदर पार्टी से कि इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई, अब वो ऑफर बनाए इस पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्शन के लिए ऑक्शन में एक प्रॉपर्टी रख देते हैं। ठीक है, और पार्टीज को बुलाते हैं और वो प्राइस ऑफर करते हैं कि हम इतने प्राइस में लेना चाहते हैं, इतने प्राइस में लेना चाहते हैं। ठीक है, वो आपने जब ऑक्शन स्टार्ट किया तो वो इनविटेशन टू एन ऑफर था, ना कि ऑफर। और जब पार्टीज ने आके
बिड लगाई, तो मेकिंग ए बिड इज एन ऑफर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये ऑफर दिया गया, और अगर वो ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इनवाइटिंग ए पर्सन टू एन ऑक्शन वेयर गुड्स टू बी ऑक्शन आर टू बी डिस्प्लेड इज नॉट एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे ही आप बिड बनाएंगे, मतलब आप ऑक्शन में एक बोली लगाई जाती है, जैसे ही बोली लगाएंगे तो वो ऑफर होगा, और उस ऑफर को एक्सेप्ट करना या ना करना अपोजिट पार्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिड लगा देने से आपके पास राइट नहीं आ जाएगा कि मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। आपने हाईएस्ट बिड भी लगा दी है, मतलब आपने हाईएस्ट अमाउंट की बिड लगा दी है, तब भी 100, मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी बिड एक्सेप्ट की जाए, अपोजिट पार्टी उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, not bound to accept। हाईएस्ट बिड भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। मतलब आपने सिर्फ ऑफर बनाया ना बिड देके, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट ही की जाए। ठीक है, और इस तरह से टेंडर इनवाइट किए जाते हैं। गवर्नमेंट टेंडर इनवाइट करती है, तो गवर्नमेंट ने टेंडर इनवाइट किया, जिसने कम प्राइस में टेंडर फिल किया, तो जरूरी नहीं है कि उसका टेंडर एक्सेप्ट हो जाए, गवर्नमेंट उसका टेंडर रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर उसकी फाइल में कुछ कमियां हुई या वो कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसका टेंडर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। देखिए, इस पे केस हैं दोनों काफ़ी फेमस केस हैं, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑफर और इनविटेशन ऑफर में क्या डिफरेंस होता है। पहला केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। इस केस में क्या था, एक केमिस्ट की शॉप थी, उस केमिस्ट शॉप पे दवाइयाँ डिस्प्ले की हुई थी, जैसे कि शॉपिंग मॉल में रख देते हैं ना, दवाइयाँ डिस्प्ले की हुई थी, और सेल्फ सर्विस सिस्टम था। आपको जाके वो दवाइयाँ पिक करनी थी और काउंटर पे लाना था, और काउंटर पे उसका पेमेंट करना था। ठीक है, तो काउंटर पे वहाँ पे एक केमिस्ट भी बैठा हुआ था, और वो दवाइयाँ देख के अप्रूव करता था कि ठीक है, ये दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। तो वो चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकता था कि जो दवाइयाँ आपने डिस्प्ले काउंटर से, मतलब डिस्प्ले सेल्फ से उठाई हैं, वो हम आपको सेल नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले कर देना दवाइयाँ इज नॉट एन ऑफर। आपने वहाँ से दवाइयाँ उठाई और आप बिलिंग काउंटर पे लेके गए, तब आप ऑफर बना रहे हो। ठीक है, यू आर मेकिंग एन ऑफर व्हेन यू प्लेस द पर्टिकुलर मेडिसिन एट द कैश काउंटर। ठीक, तो उस सिचुएशन में जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ केमिस्ट है या जो कैश एक्सेप्ट कर रहा है, वो रिजेक्ट कर सकता है आपके ऑफर को। तो ऐसा ही केस में हुआ, एक परचेजर गया, उसने दवाइयाँ उठाई और वो कैश काउंटर पे लाया, और केमिस्ट ने वो दवाइयाँ सेल करने से मना कर दिया। तो उसने केस किया कि जब आपने डिस्प्ले सेल्फ्स में दवाइयाँ लगाई हुई थी, वो एक ऑफर था, मैंने जाके दवाइयाँ उठाई, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब यू आर बाउंड टू सेल मी दोज मेडिसिन। ठीक है, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने मतलब डिस्प्ले सेल्फ में जो चीज़ें लगी हुई थी वो ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू एन ऑफर था। आप गए, आपने वो दवाइयाँ उठाई, कैश काउंटर पे लेके गए, नाउ एट दैट टाइम यू आर मेकिंग एन ऑफर एंड इट इज अप टू द सेलर कि वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, तो इस केस में आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया सेलर ने, तो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं बना। ठीक है,
इसी तरह एक केस था हार्वे वर्सेस फेसी, इसमें भी यही कहा गया था मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर, मतलब इंफॉर्मेशन इस तरह से सप्लाई की जाए कि हाँ आप दूसरे बंदे की एसेंट लेना चाहते हैं, बट इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई थी। इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ ने एक टेलीग्राम लिखा डिफेंडेंट को कि उनकी एक प्रॉपर्टी थी दैट इज कॉल्ड बम्पर हॉल पेन, कि विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। ठीक है, डिफेंडेंट ने लिखा लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 यूरो। ठीक, तो प्लेंटिफ ने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका ऑफर और मैं आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, बट डिफेंडेंट रिजेक्टेड दैट ऑफर, मतलब कि मैं आपको सेल नहीं करूँगा। तो प्रिवी काउंसिल ने इस केस में कहा कि यहाँ पे डिफेंडेंट ने सिर्फ लोएस्ट प्राइस सप्लाई किया। आपने दो क्वेश्चन पूछे थे, विल यू सेल योर बम्पर हार पेन, लोएस्ट टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, सिर्फ प्राइस बताया है कि कम से कम प्राइस 900 यूरो है। उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया विल यू सेल योर हाल पेन, इस क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही नहीं कि हाँ मैं सेल करना चाहता हूँ और 900 यूरो इसका प्राइस है, सिर्फ प्राइस बताया। तो मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब प्राइस की सप्लाई, प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन देना इज नॉट एन ऑफर, ये कोई ऑफर नहीं था। और जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफर नहीं है तो आप कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे जब ऑफर ही नहीं मिला, और ऑफर नहीं था तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस, तो कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं था, और कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं बनता था तो डिफेंडेंट को आप बाउंड नहीं कर सकते टू सेल बम्पर हॉल पेन एट 900 यूरो। ठीक है, अदर रूल्स फॉर प्रपोजल। ठीक है, मतलब प्रपोजल के लिए कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि टर्म्स ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन, मतलब जो आपने प्रपोजल बनाया, आपने ऑफर दिया है, जो उसकी शर्तें हैं और उसकी जो कंडीशंस हैं वो सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेन ना हो। मतलब आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, अब मान लिया आपने राइस खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट किया है, तो राइस के प्राइस फिक्स होने चाहिए, राइस की जो क्वालिटी है वो डिसाइडेड होनी चाहिए। अगर आपने क्वालिटी या आपने प्राइस डिसाइड नहीं किया है तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि अनसर्टेन चीज़ों को आप कैसे इन्फोर्स कराओगे। कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट किस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए या किस प्राइस पे हुआ होगा, तो कोर्ट कैसे इन्फोर्स कराएगा उसको। ठीक है, तो इसी तरह का देखो सेक्शन 29 भी कहता है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड, यानी कि अगर आपके एग्रीमेंट की शर्तें और कंडीशंस सर्टेन नहीं है या ऐसी नहीं है कि जिनको सर्टेन बनाया जा सके, तो उस तरह के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो इसीलिए जो शर्तें डिसाइड कैसे होंगी, प्रपोजल से होंगी। आप जो भी प्रपोज करोगे वही एक्सेप्ट किया जाएगा और वही एग्रीमेंट बनेगा। तो उस केस में जो प्रपोजल की कंडीशंस हैं वो सर्टेन होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है इलस्ट्रेशन, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ किस तरह का तेल खरीदने या बेचने की बात हुई है। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, सरसों का तेल है। ठीक है, तो उस केस में इस तरह के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्टेन नहीं है ना आप क्या लेना चाह रहे हैं, आपने डिसाइड ही नहीं किया, अनसर्टेन रह गया। हाँ, अगर जो सेलर बी है ये सिर्फ एक तरह के तेल में डील करता है, मीन्स ये सिर्फ मस्टर्ड ऑयल सेल करता है। ठीक है, ये सिर्फ मस्टर्ड ऑयल सेल करता है और आपने इससे 100 टन ऑफ ऑयल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस केस में ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन है। बट जो सेलर बी है ये कई तरह के तेल, मतलब कई तरह के ऑयल सेल करता है। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे कहेंगे किस तरह का ऑयल खरीदने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके लिए आपको एक फिक्स मतलब टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन कर देना है प्रपोजल में ही। ठीक है, सर्टेन टर्म्स होने चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है। ए टाइम पीरियड कैन बी स्पेसिफाई फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, मीन्स क्या होता है, आपने एक प्रपोजल बनाया, ए ने एक प्रपोजल दिया, आई want to sell my car at Rs 2 lakh rupees
और आप इसको 15 दिन में एक्सेप्ट कर लीजिए। 15 डेज हैं एक्सेप्ट करने के लिए। बी के लिए प्रपोजल दिया, ए ने बी को ये प्रपोजल दिया, ठीक है। 15 दिन में अगर वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, अदरवाइज 15 दिन के बाद प्रपोजल रिवोक हो जाएगा, मतलब कम्स टू एन एंड, ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, ठीक है, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उस केस में इस तरह का आप टाइम पीरियड डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप बाउंड नहीं कर सकते, मतलब एक्सेप्टिंग पार्टीज को, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बाउंड नहीं कर सकते कि आप रिप्लाई कीजिए प्रपोजल के लिए। मतलब इस तरह का ऑफर आप नहीं दे सकते कि अगर आपने 15 दिन में प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो इसको एक्सेप्ट माना जाएगा, इस तरह आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो 15 दिन में रिप्लाई करता है, एक्सेप्ट करता है, तब ठीक है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो प्रपोजल को रिजेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। आप उसको बाउंड नहीं कर सकते दैट यू हैव टू रिप्लाई फॉर दैट प्रपोजल। अगर वो चाहे तो रिप्लाई करे, ना चाहे तो ना करे, ठीक। देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मीन्स जब आप प्रपोजल बना रहे हैं, ठीक है, आप जो भी ऑफर दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं। मीन्स यू आर रेडी टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आप कोई जनरली क्या होता है कि डोमेस्टिक प्रोमिस होते हैं, डोमेस्टिक प्रोमिस होते हैं या सोशल प्रोमिस होते हैं। इस तरह के प्रोमिस लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। मान लिया आपने दोस्त से प्रोमिस किया कि हम रात को डिनर पे चलेंगे, तो इस तरह का प्रोमिस बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। आपका डोमेस्टिक प्रोमिस है, फादर और सन के बीच कोई प्रोमिस हो रहा है, उस तरह के प्रोमिस बाइंडिंग प्रोमिस नहीं होते हैं। मेनली कमर्शियल और प्रोफेशनल प्रोमिसेस आर द बाइंडिंग प्रोमिसेस। मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो होंगी या प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन जो होंगी उन्हीं को कोर्ट इन्फोर्स करा सकता है, डोमेस्टिक या सोशल प्रोमिसेस को इन्फोर्स नहीं करा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए लिखा हुआ है, इट इज नॉट एवरी लूज कन्वर्सेशन दैट इज टर्न्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी कन्वर्सेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, वही कन्वर्सेशन, वही ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकती हैं जहाँ पे पार्टीज डिसाइडेड दैट दे विल फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। पार्टीज आर रेडी टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसी तरह की ट्रांजेक्शन्स लीगली बाइंडिंग होती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द पार्टीज में एक्सप्रेसली मेंशन दैट इट इज नॉट ए फॉर्मल और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिख लेंगे या डिसाइड कर लेंगे कि दैट दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते। और कभी अगर नहीं लिखा है, समटाइम्स इट मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हर केस के सर्कमस्टांसेस से आप कोर्ट इन्फर कर सकता है कि ये एक लीगली बाइंडिंग प्रोमिस है या नहीं है, मतलब, ठीक है। अगर डोमेस्टिक प्रोमिस है, कुछ ऐसे प्रोमिस होते हैं जो कि आपको फैमिली रिलेशन बनाने के लिए करने पड़ते हैं, बट वो लीगल प्रोमिस नहीं है, दे आर जीरो इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। इस पे दो केसेस हैं जो काफ़ी फेमस केस हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला केस है जोन्स वर्सेस पडवेटर। इस केस में क्या था, मदर एंड डॉटर के बीच ये केस था। तो जो डॉटर थी वो वाशिंगटन में जॉब कर रही थी, उनकी मदर उनको ऑफर देती है कि आप अपनी जॉब वहाँ से वाशिंगटन से छोड़ दीजिए और इंग्लैंड में आके लॉ की तैयारी कीजिए, लॉ की पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लड़की वहाँ से जॉब छोड़ती है, इंग्लैंड में आके पढ़ने लगती हैं, और जब तक कि उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती, दोनों के बीच रिश्ते जो है ख़राब होने लगते हैं, दोनों के रिलेशनशिप टेंस हो जाते हैं। तो मदर अपना ये प्रोमिस पूरा करने को मना कर देती है, मतलब सी रिफ्यूज टू फुलफिल हिज प्रोमिस, ठीक है। डॉटर केस फाइल करती है, ठीक है, और उस केस में कोर्ट कहता है कि इट वाज ए डोमेस्टिक प्रोमिस,
ऐसी कोई सीरियसनेस इस प्रोमिस में नहीं थी इसको लीगली फुलफिल कराया जा सके, लीगली बाइंड कराया जा सके, क्योंकि ना तो ये प्रोमिस राइटिंग में था, ठीक है, बस एक डोमेस्टिक प्रोमिस था। मदर ने ऑफर किया अपनी डॉटर, क्या आप आके पढ़िए, बस ठीक है। और अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता, लीगली बाइंडिंग होना था, तो ये राइटिंग में होना चाहिए था, ठीक है। बट कुछ फैमिली प्रोमिस हैं जो बाइंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। वो बाइंडिंग तभी होंगे जब केस के सर्कमस्टांसिस से लगेगा कि पार्टीज आर सीरियस एंड दे आर रेडी टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसा कि इस केस में था, मेरिट वर्सेस मेरिट। इसमें हस्बैंड और वाइफ जॉइंट ओनर थे एक प्रॉपर्टी के, और उस प्रॉपर्टी पे कुछ लोन लिया हुआ था, दैट प्रॉपर्टी वाज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज, ठीक है। तो उस केस में हस्बैंड अपना मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ के जाता है और एक नोट साइन करता है, मतलब नोट राइटिंग में होता है, और उसको साइन करता है कि वाइफ सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो भी लोन है, लोन का अमाउंट है, वो पे करेगी, एंड इन रिटर्न हस्बैंड जो है उस पूरी प्रॉपर्टी को सोल ओनरशिप में ट्रांसफर कर देगा वाइफ के नाम पे, ठीक है। जब वाइफ वो सारा अमाउंट पे कर देती है, हस्बैंड रिफ्यूज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ, तो उस केस में कोर्ट डिसाइड करता है कि नहीं, ये सिर्फ एक डोमेस्टिक प्रोमिस नहीं है, आपने राइटिंग में ये प्रोमिस किया हुआ है, तो ये एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन है और इसको आप लीगली इन्फोर्स करा सकते हो, ठीक है। ये दोनों इंग्लैंड के केस हैं, इंग्लिश केस लॉज है ये। इंडिया में अभी भी कोई डायरेक्ट केस लॉ इस पे आया नहीं है, बट इनडायरेक्टली इन केस ऑफ बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऑफर स्पीकर पे बोल दिया जाता है, ठीक है, एक ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन स्पीकर पे बोल दिए जा रहे हैं पब्लिकली, तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दैट पार्टी इज नॉट सीरियस टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, मतलब उतना सीरियसली वो ऑफर नहीं बनाया गया है। एक इनडायरेक्टली इस केस में बोला गया था, डायरेक्ट कोई केस लो नहीं है, ठीक है। और जो फोर्थ रूल है रिगार्डिंग द प्रपोजल, दैट इज प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर, क्रॉस प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल। हमने इनविटेशन टू ऑफर पढ़ लिया है, क्रॉस प्रपोजल पढ़ लिया है, जो बचा हुआ है काउंटर प्रपोजल। जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि काउंटर प्रपोजल क्या होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में, हमने देखा इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सबसे डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, दूसरा क्रॉस ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरह के ये 3-4 चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे।